नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बात आज बंगाल चुनाव की, जहां मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है और नए नए पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आ रहे हैं। सबसे ताज़ा जो मामला है और ट्विस्ट है वो जय श्री राम के नाम को लेकर है और वो जो हुआ वो पीछे विक्टोरिया मेमोरियल है। बीते शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कुछ ऐसे नारे लगे कि ममता बनर्जी ने भाषण देने से मना कर दिया। क्या हुआ था, पहले वो देख लीजिए। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ये जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका है और बीजेपी को ये बात बखूबी पता था कि ममता किस बात पर भड़क उठती है, कौन सी वो बात है जो ममता को चुभ जाती है। साल 2019 में भी यही हुआ था और एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ था, जब ममता बनर्जी जा रही थी अपनी गाड़ी से और उसके बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोककर जय श्री राम के नारे लगाए थे और फिर ममता गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली और उन सबको गुंडा तक कह दिया था। ऐसी एक नहीं दो घटनाएं हुई थी और यहीं से बीजेपी को समझ में आ गया था कि ममता को कैसे घेरा जा सकता है और राम के नाम पर बीजेपी को कई बार कामयाबी मिल चुकी है। बीजेपी ने तैयारी की है बंगाल में भी ममता को इस बहाने घेरने की और इसीलिए ऐसा हुआ भी। एक राय ये भी है कि ममता ने जो कुछ किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि ममता बहुत कांटे की लड़ाई में फंस गई है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक तरफ तो उनके पार्टी के एक एक करके बड़े से बड़े नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर के राजीव बनर्जी जो ताज़ा मामला था, उसके बाद वैशाली डालमिया जो कि विधायक हैं, उनको खुद पार्टी ने एक्सपेल कर दिया। लेकिन लोगों का यानी नेताओं का टीएमसी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ममता की चुनौती अब ये है कि एक बड़ा वोट बैंक जो पिछले कई सालों से, वो वैसे तो 2011 से ही बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो वोट बैंक उनके साथ रहा है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। और उनकी चिंता अब ये है कि इस मुस्लिम वोट बैंक में भी डिवीजन ना हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि फुरफुरा शरीफ जैसे राजस्थान के अजमेर में अजमेर शरीफ का मान सम्मान है, उसी तरीके से बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में फुरफुरा शरीफ का बड़ा मान सम्मान है। लोगों का बड़ा इमोशनल कनेक्ट है और वहाँ के एक पीरजादा गद्दी नशीन जो है अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने एक नया सेकुलर फ्रंट बना लिया है। कुछ दिनों पहले AIMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे मुलाकात की थी और ये अब तय माना जा रहा है कि दोनों मिलकर एक नया फ्रंट बनाएंगे। ये भी विकल्प तलाशा जा रहा है कि क्या लेफ्ट पार्टियों के साथ भी समझौता हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ इलाकों में क्या मुस्लिम वोट का डिवीज़न हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन अभी से बनने लगा। आज मैं खुद फुरफुरा शरीफ गया था और ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अभी तो चुनाव कुछ महीने दूर हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों में एक कन्फ्यूजन बनने लगा है। अगर ये कन्फ्यूजन बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। 2011 के सेंसस के मुताबिक करीब 27% वोटर मुस्लिम हैं, जो आज की तारीख में ऐसा प्रोजेक्शन है कि वो 30% के आसपास हो सकते हैं। और इसमें अगर थोड़ा भी डिवीज़न हो गया तो ममता के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलें उनके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जो जमीयत उलेमा हिंद है, एक अलग धड़ा है, उसकी भी अपनी एक पैठ है बंगाल में मुसलमान समाज के बीच में। उसके जो चीफ हैं बंगाल के सदकुल्ला चौधरी, वो खुद ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं और वो ममता को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वो कई बार कह चुके हैं। ये एक राहत की बात है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं, वो भी ममता के साथ हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक में डिवीज़न हो जाता है, जैसी कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की है, बिहार में वो कामयाब भी रहे थे, उनको 5 सीटें मिली थी, और अगर वो कहानी यहाँ दोहराई गई तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसीलिए ममता ने क्या ऐसा जानबूझकर किया कि खुद भाषण नहीं दिया,
क्योंकि दिन भर तक ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी मीडिया कवरेज नरेंद्र मोदी की तरफ थी और एक बहाने का इंतज़ार था ममता को। जैसे ही बहाना उन्हें मिला और मंच पर ही उन्होंने अपनी बात सामने रख दी, उससे एक मुस्लिम समुदाय में उनके प्रति हमदर्दी जताई, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को रिट्रीट किया ममता बनर्जी ने। ये कहा जाता है कि कहीं ये उनके जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर यानी पीके, जो कई और भी बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, मोदी तक के साथ काम कर चुके हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं, अभी वो तमिलनाडु में डीएमके के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ ममता बनर्जी के। तो लोगों का ये मानना है कि जानबूझकर ममता ने ये मंच पर गुस्सा दिखाया ताकि मुसलमानों का सपोर्ट उनके साथ और मजबूत हो जाए। क्योंकि बंगाल में अगर देखिए उस तरीके से ध्रुवीकरण नहीं हो सकता जैसे हिंदी पट्टी इलाकों में होता है, जैसे यूपी में हुआ था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। तो उस हद तक बीजेपी को कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा एक सामाजिक समीकरण बिठाना होगा। और वैसे भी यहाँ मुसलमानों में दो तरीके के हैं, एक जो बंगाली बोलते हैं, दूसरा जो उर्दू बोलते हैं, जो कि आमतौर पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों तक सिमटे हुए हैं। तो बीजेपी की अपनी लक्ष्मण रेखा है, उतनी दूर तक ही उसे राम नाम का सहारा मिल सकता है। इसके अलावा उसे सामाजिक समीकरण बनाने होंगे, उसे नए फार्मूले रचने और गढ़ने होंगे। तो क्या ये ममता की सोची समझी रणनीति थी? ये अब चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि ममता की चाल कामयाब हुई या फिर बीजेपी का दांव फिट बैठा। लेकिन अभी बहुत दिनों तक जय श्री राम के नाम के बहाने ममता की वो बात और बीजेपी की वो चाल बंगाल के चुनावी मैदान में गूंजती रहेगी।